BCOC 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इस प्लेलिस्ट में हम फ्रेंड्स सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब टैली की पूरी ट्रांजैक्शन वगैरह A to Z क्लियर कर लेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो यहाँ पे डिस्कस ऑब्जेक्टिव एंड द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है आपका अकाउंटिंग करने का। तो देखिए अकाउंटिंग करने का मतलब है कि हम एक सिस्टमैटिक, एक मतलब कंसिस्टेंसी, मतलब एक कॉन्साइज मैनर, मतलब एक सिस्टमैटिक मतलब शिष्टानुसार के रिकॉर्ड्स क्लासीफाई उसके थ्रू हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोवाइड एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्या क्या देगा, तो स्टेक होल्डर क्या अकॉर्डिंग हम फॉर डिसीजन मेकिंग करते हैं। लेकिन स्टेक होल्डर क्या है, स्टेक होल्डर आपको क्या देगा, स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है, क्लाइंट हो सकता है, स्टाफ हो सकता है, कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो आपको करेगा क्या कि मान लो सपोज दैट आपने कुछ इनवॉइसेस वगैरह कुछ चीजें परचेज करी हैं, आप परचेज तो करी हैं, ठीक है, अगर वो परचेज अगर आपका एसेट्स में है तो वो एसेट्स के थ्रू में जाना चाहिए, अगर वो परचेज आपके मतलब बिजनेस से रिलेटेड में है तो बिजनेस से रिलेटेड परचेज में जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें किसमें है, अकाउंटिंग में, एक सिस्टमैटिक अकॉर्डिंग। तो इसे वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। देखिए पहला आ जाता है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, जहां पे बुक कीपिंग होता है। अब ये क्या आ गया सर, बुक कीपिंग कैसे हमें पता चलेगा कि क्या है। तो देखिए उसका कुछ ना कुछ एम होता है जहां पे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट। अब लेकिन ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। ये एक टैली है और एक इसका ये फॉर्म है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है पहले अपने डिस्प्ले में जाऊंगा और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और स्टैटिक्स में जाऊंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट यहाँ पे है, भाई पेमेंट की ट्रांजेक्शन यहाँ हुई है, परचेज है यहाँ पे, और कुछ सेल वगैरह और रिसिप्ट्स हुई हैं। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा जो है एक सिस्टमैटिक मतलब एक बुक कीपिंग है जहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन अलग अलग तरीके से करी जा रही है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन भी देख लिया कि हम मेंटेन कैसे करते हैं एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से। वही पेमेंट अगर आ रही है चेक के द्वारा तो रिसिप्ट से, अगर कैश आ रहा है तो कैश के थ्रू हम एंट्री करेंगे। तो क्या है, एक सिस्टमैटिक वे में काम कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, वहीं टैली पे जहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं। डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि हमें ये चीज पता करनी पड़ती है कि एंड ऑफ द डे हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। वो ऑपरेशन वो कैसा होता है, वो कैसे पता चलेगा हमें। प्रिपेयरिंग एन इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसको भी देखते हैं। तो सिंपली टैली में मैं जाऊंगा और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो यहाँ पे देखेंगे कि लेफ्ट साइड में जो मेरी यहाँ पे लेफ्ट साइड जो है ये मेरी क्या है, ये मेरी लायबिलिटीज है, और यहीं पे सेल्स अकाउंट्स क्या है, यहाँ पे ये मेरा एसेट्स आ गया। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है। तो यहाँ पे ये पहले ही आपको बता देगा कि ग्रॉस लॉस कितना हुआ 28,205 का, और यहाँ पे 48,426 का लॉस हुआ है। और वहीं पे अगर ऊपर सेल्स है और यहाँ पे अगर मान लो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ चीजें परचेज करी है, ठीक है परचेज करी है, लेकिन उसने डीलर ने क्या बोला कि भैया ये सामान मैं भेज तो दूंगा लेकिन ड्राइवर वाले को आप 1,000 रुपए कैश दे देना, मैं उसका बिल में नहीं चढ़ा रहा हूँ, ये मैंने कहीं और से हायर किया है। तो मैंने कैश में दे दिया, तो मेरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया। अगर वही रहता तो वो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता। ये तो मैं कैश में ट्रांजैक्शन कर रहा हूं ना जी। तो कैश की जो ट्रांजैक्शन होगी मतलब आपके सेल से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो भी होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, और जो बिजनेस से रिलेटेड हट के कैश या किसी और चीज में चला गया तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स भी देख लिया। थर्ड देखते हैं डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव हैं कि इसीलिए हम अपना जो है उद्देश्य है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम प्रिपेयर करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन हमें क्या बताता है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ बिजनेस स्पेसिफिक डेट बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट विच इंक्लूड एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। देखिए इसमें वर्ड आ गया यहाँ पे स्पेसिफिक डेट बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। अब स्पेसिफिक डेट क्या है तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 01 मतलब 1/4 और 2025, ये फ्री हैंड है इसीलिए चल रहा है, 1/4/2025 से 31/3/2026। तो ये क्या हो गया, 1/4/2025 से 31/3, तो 12 महीने हो गए। तो ये मेरा क्या हो गया, एक फाइनेंशियल डेट हो गया। तो 25/26, 26/27, 28 ऐसे ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल अगर आपसे बात किया जाए कि असेसमेंट ईयर क्या होता है तो इसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 26/27, मतलब एक आगे चल जाता है। ये फाइनेंशियल हो गया, ये असेसमेंट ईयर हो गया, ये मेरा असेसमेंट ईयर हो गया, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक डे में हमें बनाना पड़ता है
फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए एक बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, विच इंक्लूडेड, जहाँ पे हमारी एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी होनी चाहिए। तो सर एसेट्स क्या आ गया और लायबिलिटी क्या है और इक्विटी क्या है? अभी देखिए, आपने एक बिजनेस ओपन किया, वहां पे आपने एक टेबल खरीदा, फर्नीचर, सोफा खरीदा, टीवी खरीदा, ये सारी क्या है आपकी एसेट्स में आ गई। फिर क्या कर रहे हैं, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है, आपके खर्चे, जिस तरह आप स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हो, ये सारी चीजें किस में आ गई, आपके लायबिलिटीज में आ गई। इक्विटी क्या आ गई, ओनर की कैपिटल आ गई, कि भाई उसने कुछ यहाँ पे अपने फर्म में कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं वहां पे, तो ओनर की कैपिटल इक्विटी हो गई। तो सबसे पहले बैलेंस शीट देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैं अपना गेट ऑफ टैली में आ गया हूँ फ्रेंड, ये है गेट ऑफ टैली। गेट ऑफ टैली मतलब फ्रंट है गेट ऑफ टैली पे। फिर बैलेंस शीट, तो मैं बैलेंस शीट्स पे आ गया, तो यहाँ पे मेरा क्या है, करंट लायबिलिटीज देखने को मिल जाएगा और मेरा करंट एसेट्स देखने को मिल जाएगा कितना है, और प्रॉफिट एंड लॉस मेरा अकाउंट्स यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैं इसके थ्रू भी प्रॉफिट एंड लॉस जा सकता हूँ। और करंट लायबिलिटीज क्या है, तो यहाँ पे देख लूंगा कि मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, और यहीं पे अगर डेप्टर्स देखना हो तो ये अपना डेप्टर्स देख लूंगा। अब सर क्रेडिटर्स क्या है, डेप्टर्स क्या है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, क्रेडिटर का मतलब होता है जिससे आप माल खरीद रहे हैं, और डेप्टर का मतलब ये होता है कि जिसे हमें पैसा लेना है। अभी मोटा मोटा इतना समझ लेते हैं, ज्यादा डीप पे जाऊंगा, ज्यादा डेप्थ में चले जाऊंगा तो वो भी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए आपको। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम आपका मैं पॉइंट और डाउट क्लियर कर दूं। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू यूजर। अब देखिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो होती है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी इंफॉर्मेशन तो डाल दी, लेकिन एक एंड ऑफ द डे तो पता चलेगा ना यहाँ पे, अकाउंटिंग प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि भाई किससे कितना पैसा लेना है, किसका डेप्टर खड़ा हुआ है, किसका क्रेडिटर खड़ा हुआ है। जिस तरह अभी मैंने बात करी, वेरियस स्टेक होल्डर सच एज ओनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एंड मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। एक स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है, ओनर हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, या क्रेडिटर, जो भैया आपका उसका फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, कि आपसे बोला कि हाँ भाई बताओ कि इस महीने कितने की सेल हुई है, तो मैं क्या करूंगा, DSS करके अपना सेल्स पे जाके देखूंगा कि हाँ कितने की सेल हुई है, तो मैं उसे बता दूंगा सेल की। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि 30,45,000 की सेल दिखा रहा है, तो ये क्या है, इंक्लूडिंग टैक्स है। तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में जाके यहाँ ये वाली फिगर बतानी है 33,88,795 की। तो वो देखेगा अच्छा 34 की परचेस करी है और सेल अभी इतनी की हुई है, ये तो लॉस हो गया उल्टा, सेल तो ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए थोड़ा मैंने वैसा बनाया है ये आपके लिए। तो ये क्या है, इस हिसाब से ऑनर जो है, स्टॉक होल्डर डिसीजन ले लेगा। बहुत बढ़िया जी। 5th पॉइंट आ जाता है एंश्योर कंप्लायंस। तो एंश्योर कंप्लायंस क्या करेगा, इट एंश्योर दैट अ बिजनेस कंप्लाइज विद लीगल टैक्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो एंश्योर कंप्लायंस मतलब क्या करते हैं, आप अपने बिजनेस को भाई कंप्लायंस करेंगे ना, कि GST का रिटर्न कितना भरना है, टैक्स क्या है, लीगल, क्योंकि आपने अगर मान लो बिजनेस लिया तो एक GST नंबर लिया ना, तो GST नंबर में आप करेंगे क्या कि एंड ऑफ द मंथ डे सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई। तो यहाँ मैं सिंपली करूंगा क्या, DAL करके, जिस तरह CGST देखूंगा तो 9% CGST का लेजर में देखूंगा तो कितने की सेल हुई है यहाँ पे CGST, और फिर F4 करके यहाँ पे मैं देखूंगा ड्यूरिंग द पीरियड। फॉर एग्जाम्पल मैं SGST करूंगा और यहाँ पे देखूंगा कि SGST की कितनी सेल हुई है, तो इसके लेजर में जाके मैं देख सकता हूँ, और वहीं से फिर मैं अपना टैक्स निकाल सकता हूँ। अरे भाई DL करके मैं CGST पे गया, और फॉर एग्जाम्पल मतलब 1/1/2024 से 31/1/2024 इस मंथ में कुछ सेल हुई है, नहीं हुई है, कुछ मतलब GST का कुछ है नहीं, ठीक है जी। 1/12/2024 से 31/12, तो यहाँ पे मैं F2 करके यहाँ पे 1/1/2023 से 31/1, तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या, 1/12/2023 से 31/12/2023, तो यहाँ देखूंगा मेरी सेल हुई हुई है, हाँ CGST की सेल हुई हुई है, SGST की सेल है तो हाँ SGST की सेल है। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या कि ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए सेल वाला आ गया पार्ट, तो सेल वाला क्या है, मेरा आउटपुट है, मतलब ये मेरा सेल्स टैक्स भरना पड़ेगा। और परचेस क्या है, मेरा इनपुट, मतलब इतना मेरे को क्रेडिट मिलेगा, 44,000 का क्रेडिट मिलेगा इतने का। तो इसको प्लस माइनस करके मैं देखूंगा कि मेरा टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्रेंड ऐसा सिखा दूंगा कि आपके 100 ऑफ 100 आएंगे, बस आप इंटरेस्ट होके देखते रहिएगा। चलिए जी, तो हमने एंश्योर कंप्लायंस भी देख लिया, यहाँ पे एड इन डिसीजन मेकिंग। अब ये एड क्या आ गया, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता क्या है कि हम कंट्रोल करते हैं प्लानिंग अपना डिसीजन मेकिंग में। एड इन डिसीजन मेकिंग कि एंड ऑफ द डे हमें कुछ और सेल खरीदने की जरूरत है या एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है, तो ये हमें
किससे पता चलेगा? अपने बैलेंस शीट से, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम एक डिसीजन मेकिंग ले लेंगे। वो कौन लेगा? ओनर ले सकता है या आपका स्टेक होल्डर ले सकता है, जो उसमें पार्टनर है आपके फर्म में या कंपनी में, तो वो डिसीजन ले सकता है। लास्ट आ जाता है सेफ गार्ड एसेट्स। अब सेफ गार्ड क्या है? देखिए, इट हेल्प टू प्रोटेक्शन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस एसेट्स थ्रू प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग। फॉर एग्जाम्पल ये टैली है, ठीक है, आपकी एक ब्रांच है, एक ब्रांच में आप काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है, एक ब्रांच में काम कर रहे हैं, कहीं और भी ब्रांच हो सकती है, तो वहां से आप डेटा मंगाएंगे, डेटा मंगाने के बाद कंप्लाइंस करेंगे, फिर आप क्या है मर्ज करके देखेंगे अपने बैलेंस शीट को। तो यहाँ पे मर्ज करके भी हो सकता है, अभी मेरे पे डेटा नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे मर्ज करके आप अपने डेटा को देख सकते हैं। तो वो क्या करेंगे कि इससे क्या होगा कि आपका एक जगह डेटा आएगा तो एक जगह सर्वर में स्टोर रहेगा। वो आपका क्या रहेगा? सर्वर में स्टोर है सपोज दैट, तो आपका डेटा वहां से कुछ अगर उड़ भी गया या कुछ हो गया तो आपके पास तो पड़ा है ना सर्वर में जी। तो बस वही है सेफ गार्डिंग एसेट्स। इट्स हेल्प टू प्रोटेक्ट प्रॉपर यूटिलाइजेशन, मतलब हम अपने सॉफ्टवेयर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? एक जगह डेटा को मैं गैदरिंग करके या एक सर्वर बना दूंगा और वो सर्वर पे क्या होगा, वो डेटा अपडेट होता रहेगा। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमने अचीव कर लिया कि ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया 7 पॉइंट के थ्रू कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जिसमें हमने रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन भी देख लिया, डिटरमाइन भी देख लिया, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लिया हमने, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इंश्योरिंग कंपाइलेशंस, एट डिसीजन मेकिंग और सेफ गार्ड एसेट्स में देख लिया। तो फ्रेंड अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। देखिए ये वीडियो बनाने का तो मैं बहुत शॉर्ट बना सकता था, लेकिन वो चीज समझ में ना आए, जो चीज मैं उसी चीज पे फोकस करता हूँ। जो वीडियो लंबा होगा तो वो होगा ही होगा, जहां पे शॉर्ट होने का होगा वहां पे मैं शॉर्ट्स करके बताऊंगा। मेरे को ज्यादा लंबा मेकिंग बनाने में फायदा क्या है? आपके यूजर्स देखेंगे, अगर इंटरेस्ट आएगा तो देखेंगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो हटा देंगे। तो मेरे को तो खुद ही पता है कि भैया अगर मान लो ज्यादा लंबा मैं खींचने की कोशिश करूंगा तो वो वीडियो वैसे ही बेकार है। तो मैं जितनी जल्दी शॉर्ट्स में बनाने की कोशिश करता हूँ, और जो जितना लंबा होगा तो वो होगा। अब 2 एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया हमने, थ्योरी भी देख ली और प्रैक्टिकल भी टैली के थ्रू समझाने की कोशिश मैंने करी है। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।